इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओस्टेट ऑल्सो। सोच लो फिर से एक मैराथन जैसा है, 1-1.5 घंटा में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे कवर। क्योंकि मैंने असेसमेंट इवैल्यूएशन आपको शॉर्टकट कंपेयर करके बता दिया था, तो अभी थोड़ा ओवरऑल बस थोड़ा थोड़ा करके मैं बताऊंगी, ठीक है, ओवरऑल बताऊंगी। और एक ना पीडीएफ बना है, मैंने एक पीडीएफ बहुत ही दिनों से टाइपिंग करके बनाया हुआ है 88 पेजेस का लर्निंग असेसमेंट का। तो 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट्स उसे मैं जनवरी में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, न्यू ईयर के दिन आपको दिया जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्म करिएगा मुझको, न्यू ईयर के दिन मैं वो आपको दूंगी, आपके लिए बनाया गया वो। उस 88 पेजेस के जो नोट्स हैं उसको अगर कंप्लीटली पढ़ के जाते हो, आपका लर्निंग असेसमेंट पेपर का कोई भी टॉपिक है आप अटेंड कर सकते हो। उसमें सारे टॉपिक्स हैं, मैंने अपने वर्ड्स में जो इजी इंग्लिश है उसमें लिख दिया है, टाइप कर दिया है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। एंड कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। जब भी हम सीसीई पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रही हूँ, कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस जो हमेशा चलता है, निरंतर चलता है, और कम्प्रीहेंसिव मतलब जिसको बड़े आकार में डिटेल्ड वे से बोला जाता है, इसको हम हिंदी में व्यापक बोल सकते हैं, या फिर हमें उसको ट्रांसलेट बोला जाता है डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उस टाइप का इवैल्यूएशन को समझने के लिए पहले असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में रिलेशन समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब टेस्ट मटेरियल बनाते हैं तो उससे पहले असेसमेंट इवैल्यूएशन का जानकारी रहना चाहिए। तो असेसमेंट क्या है? असेसमेंट इज ए प्रोसेस बाय व्हिच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड रिलेटिव टू सम नोन ऑब्जेक्टिव और गोल। देखो, असेसमेंट एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके संबंधित जो ज्ञान होते हैं और जो भी ऑब्जेक्टिव और गोल्स होते हैं उसकी पूर्ति के लिए जो भी हमें करना रहता है, ठीक है। असेसमेंट एक बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है, छोटा टर्म बिल्कुल नहीं है, बड़े आकार में यूज होता है तो बड़ा टर्म है। दैट इंक्लूड टेस्टिंग अंडर सम सर्कमस्टांसेस। कोई परिस्थिति के ऊपर निर्भर करके टेस्टिंग करना पड़ता है, ठीक है। टेस्टिंग करेंगे परिस्थिति के ऊपर निर्भर करके। देखो, मैं आपको ना एसेस करना चाहती हूँ, तो मैं आपको एसेस कैसे करूँ? बिकॉज आप एक पर्सन है और मैं जाके आपको सामने से नहीं पहचानती हूँ और मैंने असेसमेंट कर लिया, आकलन कर लिया, तो मेरे आकलन सारे गलत होंगे, मेरे असेसमेंट सारे गलत होंगे। तो अगर मुझे आपको आकलन करना ही है, सो दैट मीन्स मुझे कोई एक परिस्थिति देना पड़ेगा, उस बेसिस पे मुझे आपको पहले एग्ज़ाम करना पड़ेगा और उसी एग्जामिनेशन के बेसिस पे मार्किंग करने पड़ेंगे और मार्किंग के आधार पर मुझे असेसमेंट करना पड़ेगा, मतलब जजिंग और फीडबैक देना पड़ेगा। मीनिंग क्या है? देखो, द वर्ड एसेस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ब। देखो, एक लैटिन वर्ब और लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है, देखो क्या लिखा है, असेसमेंट होता है, तो यहाँ पे याद करके लिखा है एसिडियर, ASSIDERE, एसिडियर। एसिडियर मतलब टू सिट विथ। मैंने कुछ खाना बनाया है, उस खाने के आधार पे मुझे आप वैल्यू दे रहे हो या जजमेंट दे रहे हो। मैंने अगर खराब बनाया तो आपने बोला आज का खाना बहुत बेकार है, मैंने अगर अच्छा किया तो आपने बोला एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा खाना बनाया। तो किसी चीज़ के आधार पर जब कुछ किया जाता है उसको असेसमेंट बोलते हैं, और ये वर्ड का मतलब भी है टू सिट विथ। तो जिस चीज़ के साथ आप बैठे हैं, तो मैंने कोई एक टेस्ट किया, कोई एक सब्जेक्ट के बेसिस पे, और उसी सब्जेक्ट के जो भी टेस्ट लिया है उसी टेस्ट के बेसिस पे मैं असेसमेंट करूँगा, ठीक है, करेक्ट। चलो, इन असेसमेंट वन इज सपोज टू सिट विद द लर्नर। देखो, असेसमेंट में हमेशा हमें लर्नर के साथ बैठना रहता है, क्योंकि लर्नर को हमें जानना है, उनको पहचानना है कि वो क्या कर रहे हैं। सो दिस इम्प्लाइज इट इज समथिंग वी डू विथ और फॉर। हम दो चीज़ करते हैं यहाँ पे, बच्चों के साथ करेंगे और बच्चों के लिए करेंगे, के लिए, ठीक है, के लिए और साथ करेंगे, बच्चों के साथ करेंगे और बच्चों के लिए करेंगे, बच्चों के लिए करेंगे, नॉट टू स्टूडेंट, बच्चों को नहीं करेंगे, ठीक है। आपके लिए मैंने नोट्स बनाए हैं, तो के लिए, आपकी सहायता के लिए बनाया गया, आपको सब्जेक्ट में हेल्प हो जाए इसलिए किया गया। और बच्चों के साथ मिलके कोई एक काम आपको करना है तो मैंने आपको हेल्प कर दिया, तो ये भी असेसमेंट है, क्योंकि इसमें इन दोनों चीज़ों में हमने बच्चों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। जब बच्चों को करेंगे मतलब बच्चों को मारा पीटा कुछ किया, तो वो सारे नेगेटिव परफॉर्मेंस पे जाता है, इसलिए टू स्टूडेंट्स नहीं लिखे जाते, ठीक है। डेफिनेशन देखो, अकॉर्डिंग टू ग्रीन
ग्रीन एक पर्सन का नाम है, कलर नहीं. द एक्टिंग ऑफ एसेसिंग समवन और समथिंग. एक्शन ऑफ एसेसिंग, कोई एसेसिंग का क्या एक्शन होना चाहिए, किसी चीज को या किसी पर्सन को और किसी काम को आप आकलन कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू लिंडन, लिंडन के अकॉर्डिंग एन इंस्टेंस ऑफ मेकिंग ए जजमेंट अबाउट समथिंग. देखो, लिंडन के अकॉर्डिंग होता है किसी चीज के ऊपर आप बेस बना के अगर साथ ही साथ आपने जजमेंट दिया या फिर उस चीज के ऊपर अपना रिजल्ट दिखा दिया और फीडबैक दे दिया, उसको बोला जाता है आपका असेसमेंट. देखो, अब अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट इवैल्यूएशन, ठीक है, मैंने क्या बोला, राइट अबाउट है, जहाँ पे क्लासरूम कल्चर होना चाहिए और क्लासरूम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम इंटरेक्शन को एनकरेज करें. अगर हमारे स्टूडेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, डाइवर्सिफाइड क्लासरूम से बिलोंग करते हैं और वो बातचीत ना करें तो कल्चर एक्सचेंज नहीं होगा. और असेसमेंट जब फॉर लर्निंग होता है, जब सीखने के लिए होता है, तो हमें कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन करना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट पॉइंट, ऑकर्स थ्रू आउट ए लर्निंग सीक्वेंस. आप बोलोगे मैम क्या इवैल्यूएशन सबसे बड़ा है? यस, एकेडमिक कैरियर में सबसे बड़ा इवैल्यूएशन है, क्योंकि जजमेंट हमें हर एक मोमेंट में मिलता है. कभी कभी जजमेंट क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, कभी कभी क्वालिटेटिव भी होता है. क्वांटिटी में हमें कम मिलता है हमेशा, बट क्वालिटीज़ में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जब जजमेंट देते हैं हम गुड, बेटर, बेस्ट, यस, यू आर एक्सलेंट, अमेजिंग, हम बोलते हैं तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुम बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुमसे ही ये सब हो पा रहा है, तो हम जो प्रेजिंग करते हैं ये एक टाइप का असेसमेंट है. तो आपने क्या समझा, ये वर्बल ज़्यादा है, वर्बल ज़्यादा है, तो ये क्वालिटेटिव इन नेचर है, क्वालिटीज़ में आते हैं. और लर्निंग के थ्रू आउट सीक्वेंस में, जो पूरे लाइफ में आपका लर्निंग चलता है ना, उसमें ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है. इन्वॉल्व्स टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों प्रेजेंट होते हैं असेसमेंट में. मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, हम बच्चों के लाइफ को जज करते हैं, प्रोग्रेस को देखते हैं, क्या मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा है या नहीं, क्या उसके अंदर नॉलेज है या नहीं, या बस एटीट्यूड ही डेवलप हो रहा है बट पढ़ाई में नहीं है. तो ये सब कुछ देखा जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग से. requires teachers to ascertain students prior knowledge, perception and misconception. देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्यों चाहिए? अच्छा, आपने लेसन प्लान में पढ़ा होगा पीके टेस्टिंग, एंड पीके टेस्टिंग के बाद पीके अज्यूम्ड रहता है. मतलब बच्चों को जब पढ़ाया जाए तो बच्चों को पूछो उनको पहले का नॉलेज कितना है, क्या ज्ञान उनके पास है उस सब्जेक्ट के ओरिएंटेड. इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान. उस पूर्व ज्ञान को जानने के लिए भी असेसमेंट फॉर लर्निंग करना पड़ता है, ताकि बच्चों में क्या गलतियां हैं, मिसकंसेप्शन है, वो हम ढूंढ के क्लियर कर सके. ठीक है, तो कितने पॉइंट्स मैंने बोला, जल्दी जल्दी रिवाइज. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इवैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट है. अब इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग. जब आपको मेजरमेंट देना रहता है, ये मेजरिंग दो टाइप के हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी, क्वांटिटेटिव भी. याद रखो, क्वालिटेटिव क्या है, जैसे कि आप किसी को बोल रहे हो वही गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये भी एक टाइप का मेजरमेंट है. और किसी को आपने बोला कि 1 कप चीनी देना, ठीक है, आज तुमने 5 में से 5 रखे हैं, आज तुमने आउट ऑफ 100 90 रखा हुआ है, सो ये भी एक टाइप का मेजरिंग होता है. तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ है इवैल्यूएशन. किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, किसी पर्सन को ऑब्जर्व करना और उसको मेजरिंग करना, ठीक है, मापना. एंड किस लिए माप रहे हो? फॉर द पर्पस ऑफ जजिंग. समझ गए क्यों हम माप रहे हैं एक पर्सन को? क्योंकि जजिंग देना है, मतलब असेसमेंट करना है. सो इवैल्यूएशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. इसलिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट में कौन है? इवैल्यूएशन है. इवैल्यूएशन ऑल्सो ए ब्रॉडर टर्म, ये भी बड़ा है, बट किससे बड़ा है? टेस्ट, एग्जामिनेशन से बड़ा है. मतलब ऐसा सोच लो, इसके अंदर 2 चीज़ रह गए, एक है टेस्ट, एक है एग्जामिनेशन, EX लिख रही हूँ मैं, और यहाँ पे रह गया इवैल्यूएशन, EV लिख दिया. तो ये छोटा सा डायग्राम आप भी कर सकते हो अपने एग्जाम में, एक आपके कॉपी में आप ड्रॉ कर सकते हैं. अभी देखो इसका मीनिंग देखते हैं. जैसे मैंने बोला था कि वो लैटिन टर्म से आया था, ये भी लैटिन टर्म से डिराइव्ड हुआ है. द टर्म इवैल्यूएशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. लैटिन वर्ड में क्या है? देखो 2 वर्ड दे रही हूँ मैं. वैल्यू प्योर, वैल्यू प्योर बोला गया, वैल्यू प्योर,
ठीक है, एक लैटिन वर्ड में दोनों ही है, वैल्यू प्योर और एक है वैलोयर। वैलोयर, ठीक है, वैलोयर, VALOIRE। हिंदी बच्चे पूरा हिंदी लिखना, बट जब टर्म्स आ जाए तो ये सबको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, वैल्यू प्योर और वैलोयर, व्हिच मीन्स टू बी ओर्थ, किसी चीज का मूल्य आंकना, टू बी ओर्थ, यू आर ए वर्दी पर्सन, मतलब आप मेरे लिए कामकाजी वाला पर्सन है, आपसे मुझे कुछ तो मिल जाएगा, मैं कुछ ना कुछ सीख जाऊंगा और उस चीज का वैल्यू बहुत होगा, तो टू बी ओर्थ, ओर्दी, ठीक है, जिसका वैल्यू होता है उसी का ज्यादा सम्मान भी होता है। सो टू बी ओर्थ, वहां पे क्या था, टू सिट विथ, टू सिट विथ, और यहाँ पे क्या आया, टू बी ओर्थ। द वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग, आइडिया और एक्शन, आप किस चीज का वैल्यू देते, कोई पर्टिकुलर चीजों का वैल्यू देते, और आइडिया का और एक्शन का, कोई काम का। द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, ये इवैल्यूएशन का जो कंसेप्ट है, इसको पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था, डॉक्टर BS ब्लूम ने, समझ लो, डॉक्टर BS ब्लूम ने, और इन्होंने 3 एम लिखे थे, 3 मुख्य गोल लिखा था और लक्ष्य लिखा था। उन्होंने पहला फोकस और स्ट्रेस दिया किस पे, ले स्ट्रेस अपॉन पीपल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चों के ग्रोथ, विकास, वृद्धि एवं विकास में। लर्निंग डन बाय स्टूडेंट्स, ज़्यादा फोकस किस पे देना चाहिए, बच्चे खुद से पढ़ेंगे, लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, और लर्निंग डन बाय स्टूडेंट होगा। कंप्लीट पर्सनालिटी असेसमेंट ऑफ चाइल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपका विकास हो जाए पूरा, जब आप खुद से पढ़ने लगो और उसके बाद आपके पर्सनालिटी को एसेस किया जाए, दैट मीन्स आपका पूरा लक्ष्य पूरा हो जाता है, ठीक है, पूरे लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। और इसको किसने दिया था, डॉक्टर BS ब्लूम ने, इवैल्यूएशन के बेसिस पे। डेफिनेशन देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशन कमीशन, मतलब IEC के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, देखो कैसे लिखे गए हैं डेफिनेशन, वैसे ही लिखना है एग्जाम में। इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, देखो मूल्य आंकना किसी चीज का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो निरंतर चलता है, और ये इंटीग्रल पार्ट है किस चीज का, टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन का। अल्टीमेटली इट इज रिलेटेड टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, छोटे छोटे जो उद्देश्य होते हैं शिक्षा के, उसको पूर्ति करने के लिए आपको इवैल्यूएशन चाहिए, और इसलिए ये एजुकेशन सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है और कोर पार्ट है, जैसे हृदय बोल लो, एजुकेशन सिस्टम का हृदय क्या है, आपका इवैल्यूएशन है। अकॉर्डिंग टू गुड, गॉड मत लिख देना, गुड है, ठीक है। इवैल्यूएशन इज ए प्रोसेस बाय जजिंग द अमाउंट ऑफ समथिंग बाय केयरफुल अप्राइजल, जब आप कोई चीज़ को फॉर्म के बेसिस पे जजिंग करते हो, हाँ ये चीज़ है, यस है, कितना परसेंटेज में है, 10%, ये चीज़ है, नो नहीं है, 0 हो गया, ये चीज़ है, हाँ है, कितना है, 30%। अगर आप किसी चीज़ को फॉर्म के बेसिस पे, फॉर्म मतलब अप्राइजल जिसमें कैरेक्टर गिवन होते हैं, और उसके साथ आप मार्किंग दे रहे हो जजमेंट करने के लिए, जजिंग करने के लिए, उसको इवैल्यूएशन कहते हैं। क्या हम आपके शॉर्ट बेसिस पे हो, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के अंडर लिख रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स, और वहाँ पे अदर पार्ट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कंसेप्ट के साथ, डायग्राम्स के साथ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को सिंगल लाइन में लिखें। जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है कि लिख दिया राइट अबाउट सम कैरेक्टर्स ऑफ इवैल्यूएशन और असेसमेंट, तब आप सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को आफ्टर इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग इलैबोरेट करके लिखेंगे। तो मैं समझा रही हूँ, आप समझे। इट इज पर्पस ओरिएंटेड, पर्पस ओरिएंटेड है, मतलब इसके लिए कोई एम या गोल रहना चाहिए, उस गोल और एम को फुलफिल करने के लिए हमें इवैल्यूएशन और असेसमेंट करना पड़ता है। मतलब अगर हम मार्किंग लेना चाहते हैं किसी चीज़ का, तो हमारा उद्देश्य होगा ना, उस बच्चे को हमें असेस करना है या फिर उस पर्सन को हमें मार्क देना है, तो उस बेसिस पे हम इवैल्यूएशन करते हैं। इट डायग्नोसिस लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट, देखो जब आपको मार्किंग किया जाता है और जजिंग किया जाता है, उससे आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो फाइंड आउट होते हैं, क्या आपके गलतियां हैं, किस चीज़ को सुधारना है। जब मैं भी पढ़ रही थी तो मुझे भी मेरे गलतियां बताए जाते थे, कभी कभी स्टूडेंट्स भी आपके गलतियां को फाइंड आउट कर देंगे, तो उस चीज़ को मान लेना चाहिए ताकि आप और बेटर वे से प्रेजेंट कर सको। सो ये आपके प्रॉब्लम को फाइंड आउट करती है, जितने भी लर्निंग डिफिकल्टीज हैं स्टूडेंट्स के, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो, इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपने बोला था, और दोनों ही टर्म बहुत बड़े हैं। देखो, इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब व्यापक है, एंड इन्वॉल्व्स कैप डोमेन,
कैप डोमेन मतलब कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन, जो ब्लूम्स ने दिया था, ब्लूम्स ने बताया था। इट इज ए कोऑपरेटिव प्रोसेस। कोऑपरेटिव प्रोसेस मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। असेसमेंट इवैल्यूएशन के ऊपर डिपेंड है और इवैल्यूएशन असेसमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है कुछ केसेस के लिए। नंबर 6, इट इन्वॉल्व स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स, पीयर ग्रुप्स। देखो, क्लासरूम में पढ़ाई हो रहा है और मार्किंग कर दिया, बच्चे घर पे जाके बहुत रो रहे हैं कि मार्क ऐसा किया, टीचर अच्छे से चेक नहीं किए, ऐसा वैसा बहुत कुछ। तो पेरेंट्स आते हैं, बात करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स को छोड़ के भी दूसरे बच्चे जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो भी मिलके गलतियां कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सबको इन्वॉल्व करना है, स्टूडेंट को, टीचर को, पेरेंट्स को एंड पीयर ग्रुप्स को। इट इज वेरी सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक, बहुत ही लॉजिक के साथ चलता है और सिस्टमैटिक है मतलब सीक्वेंस में चलता है, एक के बाद एक। ये पॉइंट्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इट इज रिमेडियल इन नेचर। समटाइम्स क्या होता है, जब आप कोई पॉइंट को, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हो, उसका अगर सोल्यूशन आप देते हो तो उसको हम रिमेडियल कहते हैं, उपचार देना, कोई असुविधा का उपचार देना। नंबर 10, इट सर्व एज ए गाइड टू द टीचर एज वेल एज द लर्नर। तो ये लर्नर एंड टीचर को दोनों को ही गाइड करता है। देखो, मैं अगर अच्छे से ना पढ़ाऊँ तो आप कभी ना कभी मुझे क्या कर देंगे, ब्लेम करेंगे, मेरे ऊपर भी असेसमेंट होगा, मुझे भी आप फीडबैक देंगे, वो मे बी नेगेटिव फीडबैक हो जाए, या फिर इवालुएशन में कम मार्क देंगे। बट अगर मैं अपना 100% दूँ तो ऑब्वियस है आप भी अच्छे मार्क्स दोगे। तो ये दोनों को हेल्प करता है ताकि एक टीचर भी बहुत ही बेस्ट हो अपने परफॉर्मेंस पे, साथ ही लर्नर्स को भी ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, इट गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू लर्निंग एज कंपेयर टू टीचिंग। देखो, ज़्यादा फोकस किस पे करना है, लर्निंग पे, ना कि टीचिंग पे। टीचिंग टीचर ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाला है, बट लर्नर लर्निंग करता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा फोकस करने के लिए लर्निंग पे ध्यान ज़्यादा देना है। ठीक है, अभी देखो कैसे मैंने लिखा है, पर्पसेस एंड फंक्शंस ऑफ इवैल्यूएशन, इस स्टाइल में भी लिख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो ऐसा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर मैंने गैप छोड़ दिया, इधर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये पर्पस है। पर्पस जब लिखे जाते हैं ना, नीड हो गया, नीड, पर्पस, पर्पस, ये जब कुछ लिखे जाते हैं ये सारे, तो टू से स्टार्ट किया जाता है, टू से स्टार्ट किया जाता है, याद रखना। हम टू से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो भी चीज़ लिखेंगे टू से लिखेंगे। टू डायग्नोज द प्रॉब्लम, टू मेक प्रोविजन फॉर गाइडलाइन द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल, टू क्लासीफाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ टीचर। तो टू से स्टार्ट होता है। अभी एक के बाद एक हम चलते हैं। हम इसमें पॉइंट कितना लिख चुके हैं, टोटल आपका 11 पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, 11 पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट्स हैं। आउट ऑफ 11 आप 7 से 8 और 8 से 9 पॉइंट्स लिख सकते हैं। रिमेंबर करना है, मैक्सिमम कितना है, 8 से 9, मिनिमम में आप 7 से 8 करना है, और उससे कम करोगे तो मार्क्स नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पे पहला पॉइंट, टू प्रेडिक्ट द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। कौन सा एजुकेशनल प्रैक्टिसेस करने हैं, बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होगा, कौन से वे से हम पढ़ाए तो बच्चों को जज कर सकते हैं, बच्चों के मिसकंसेप्शन को दूर कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। टू डिस्कवर द एक्सटेंड टू कॉम्पिटेंस। अच्छा, बच्चों के अंदर इतना डिस्कवरी करना है कि वो किसी और के साथ मुकाबला कर सकते हैं। कभी कभी खुद से ही मुकाबला करना पड़ता है कि पहले हम क्या थे, अब क्या है, और कैसे आगे ग्रोथ करें। गिविंग डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस, तो हम लिख सकते हैं टू गिव डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस, बच्चों के प्रोग्रेस को जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। और क्या है, इवैल्यूएट और असेसमेंट दोनों ही स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने लाइफ में बेटर और करे। टू डायग्नोज द प्रॉब्लम, बच्चों को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए दोनों ही चाहिए, इवैल्यूएट एंड असेसमेंट। टू मेक प्रोविजंस फॉर गाइडिंग द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल। अब देखो, सारे लोग अलग अलग होते हैं, सारे पर्सन्स अलग अलग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो उनके प्रॉब्लम्स भी अलग होंगे, उनका ग्रोथ भी अलग होगा, तो उसके लिए भी प्रोविजंस बनाए जाएंगे, नियम कानून बनाए जाएंगे जिसके थ्रू हम गाइड कर सके उनके ग्रोथ को आगे बढ़ने के लिए। टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, एक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है उसको पहले क्लियर करना। टू प्रोवाइड रिमेडियल वर्क, देखो अगर प्रॉब्लम्स हटाना है तो रिमेडियल वर्क भी देना पड़ेगा, जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया जा सके और क्लियर कट फीचर्स बच्चों को पता चले।
टू प्रोवाइड बेसिक फॉर सिलेक्शन। देखो, बेसिस फॉर सिलेक्शन, जब हम बच्चों को सिलेक्ट करना चाहते हैं उनके मार्किंग के बेसिस पे, उनके जजमेंट के बेसिस पे, तो उसलिए हमें चाहिए क्या, बच्चे चाहिए। बच्चों को हम जज करके एक बेटर पोजीशन तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम सिलेक्शन करेंगे। टू क्लासीफाई द स्टूडेंट, बच्चों को भी वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कुछ बच्चे हैं बहुत ही डम और इम्बेसाइल और मोरन, मतलब गधे हैं और दिमाग अच्छे नहीं है, दिमाग से बहुत ही वीक हैं, तो उन लोगों को हमने जैसे रख दिया बिलो कैटेगरीज में, क्लासीफाई कर दिया कि वो सारे बच्चे डम है, डम्बो है, ऐसा लिख दिया, डम्ब है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो एवरेज हैं, तो लिख देंगे ये वाला ग्रुप जो यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स है बहुत ही एवरेज स्टूडेंट्स हैं और अच्छे भी पढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे होंगे जो पहले से ही सब कुछ कंप्लीट रखते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। सो दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स आर कॉल्ड द गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन है। तो ऐसा हम क्लासीफाई कर सकते हैं बच्चों के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ठीक है, क्या हम क्लियर है? आंसर शीट में कैसा लिखना है, लो आंसर शीट का ही पैटर्न है, मैंने अपने एग्जाम में भी इसी पैटर्न में लिखा हुआ है हमेशा। ठीक है, ज़्यादा गैप भी ना पता चले और सारे पॉइंट्स हो, ऐसा लिखना है आपको। ठीक है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, थर्ड सेमेस्टर वाले जानते हैं ऑलरेडी। अब एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कहीं कहीं पे पूछा जाता है कि आपको पूछा गया कि आप सीसीई का कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के उद्देश्य बताओ, तो यही उद्देश्य है बेटा, वही सब सारे पॉइंट्स ना सेम है। वैसे पूछा गया डायग्नोस्टिक अचीवमेंट टेस्ट का और डायग्नोस्टिक टेस्ट का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताओ, सेम है। कहीं पे भी टेस्ट, मेजरमेंट, इवैल्यूएशन और असेसमेंट, इन चारों के अगर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कहीं कहीं और जगह पूछा गया तो आप इसी को लिखेंगे। ये ऐसा आंसर है कि आप मल्टीपल वेज में मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। कैसा क्वेश्चन बोला? फॉर्मेटिव असेसमेंट है, सबमेटिव असेसमेंट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है और असेसमेंट है, आपका अचीवमेंट टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, या फिर आप जैसे बना रहे हो क्या, हाँ इवैल्यूएशन है, या फिर असेसमेंट है, टेस्ट है, मेजरमेंट है। इन सारे टॉपिक्स के लिए आपका ये जो पोर्शन है सेम रहेगा। अभी जितना पढ़ रहे हो उतना तक आप सेम भी लिख सकते हो सब में। सो टू हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन में सिलेक्ट होने के लिए इम्पॉर्टेंट है। टू हेल्प इन डायग्नोसिस, आपके वीकनेसेस जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है आपका असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन दोनों ही। ठीक है, टू मेजर द पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को चेक करने के लिए, किसी पर्सन का व्यक्तित्व को चेक करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर टू फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ टीचर, कभी कभी ना टीचर्स कितने एक्यूरेट है और कितने एफिशिएंट है वो जानने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंड टू हेल्प इन डायग्नोसिस, आपके प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। टू मेजर फिटनेस फॉर एडमिशन टू हायर कोर्सेस, देखो अगर आपको एग्जामिन, जजिंग और इवालुएट नहीं किया जाएगा तो आप बड़े क्लास में जा पाओगे या नहीं, हायर एजुकेशन के लिए फिट हो कि नहीं हम नहीं जान सकेंगे, तो इसके लिए भी चाहिए। टू एक्ट एज इंसेंटिव्स, कभी कभी इवालुएशन एंड असेसमेंट ना इंसेंटिव्स का काम करता है, मतलब एक जैसा होता है ना, कुछ करने के बाद आपको इतने पैसे फ्री में मिल गए और कुछ एक्स्ट्रा कूपन्स मिल गए, तो जस्ट लाइक दैट इंसेंटिव्स होते हैं, स्कॉलरशिप मिल जाना, स्टाइपेंड मिल जाना, तो वैसे ही ये चीज़ भी एक इंसेंटिव जैसा ही है, जहाँ पे हम बच्चों को चेक करके उनके अच्छे पॉइंट्स को और बुरे पॉइंट्स को अलग करते हैं। टू हेल्प्स इन प्रोग्रेस, बच्चों के प्रोग्रेस को जानने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टू गिव यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जिस प्रकार के पहले थे उसी प्रकार के अभी रहेंगे और आगे वैसे रहेंगे, उस स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए भी इवैल्यूएशन और असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, अभी देखो नीड एंड इम्पोर्टेंस, पहले बोल चुकी हूँ, उसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है, 2-3 बार रिपीट किया गया बट अलग अलग वे से। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, अगर असेसमेंट भी आया तो सेम ही लिखना है। ठीक है, नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट, देखो इवैल्यूएशन की जगह पे बस असेसमेंट लिखना जब असेसमेंट लिखो। So it is very important or great important, is of great important because it includes the progress of student, ये बच्चों का प्रोग्रेस को बताता है, स्टूडेंट के जो भी प्रोग्रेस है इन रिलेशन टू देयर एक्वायरिंग नॉलेज, कैसे वो ज्ञान ले रहे हैं थ्रू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पढ़ाई के माध्यम से, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से कैसे वो शिक्षा ले रहे हैं,
तो हम नॉलेज का प्रोग्रेस यहाँ पे देख रहे हैं, बच्चों को कितना ज्ञान और आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन क्लैरिफाइंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो, इवैल्यूएशन हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स। उनको उद्देश्य क्या है उसको पहले क्लैरिफाई करना चाहिए। आपके उद्देश्य क्या है पहले उतना क्लियरली जानेंगे, पूरा क्लियरली जानेंगे, तभी तो हम उसको यूज़ करेंगे। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन थ्रू द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड टू टॉपिक। देखो, जब पढ़ाते हैं हम तो एक टीचर ना हर एक सब्जेक्ट स्कूल टाइम पे नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि बच्चों को लगता है कि जो टीचर है वो चीज़ अगर ज़्यादा पढ़ाए तो ईजी रहता है और अच्छे से समझ आता है। ठीक है, तो बच्चों के पर्पस को समझ के उसी के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना, शिक्षा का उद्देश्य को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि टॉपिक से जुड़ा हो। हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने अभी क्लासीफाई करके बताया था, बहुत बच्चे हैं इंटेलिजेंस के बेसिस पे उनको क्लासीफाई किया जाता है। कुछ बच्चे हैं बिलो एवरेज, कुछ बच्चे हैं एवरेज, कुछ बच्चे होते हैं गिफ्टेड, कुछ होते हैं लर्निंग डिफ़िकल्टीज और डेफिशिएंसीज बच्चे। तो इसे क्लासीफाइड करने के लिए हमें टेस्ट करना पड़ता है, एग्जामिन करना पड़ता है। ठीक है, प्रोवाइड बेसिस फॉर एडमिशन एंड अवॉर्डिंग स्कॉलरशिप। कभी कभी हम इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट यूँ इसलिए करते हैं कि ताकि बच्चों को अगर अच्छे मार्क्स आए तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सके और अच्छे जगह पे एडमिशन करवा सके हायर कोर्सेज, हायर एजुकेशन के लिए, और बच्चों को और ज़्यादा प्रेजिंग और इंसेंटिव्स और रीइंफोर्समेंट मिल सके। प्रोमोट एंड सर्टिफाई पीपल्स। जब हम एग्जामिन करते हैं, बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं और जजमेंट देते हैं, तो उसके बाद ना सर्टिफिकेशन दिया जाता है। सर्टिफिकेशन दिया जाता है, दैट सर्टिफिकेशन इज़ वन काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, कि जो हमने पढ़ा, जो हमने सीखा, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सर्टिफाई किया जाता है, उसमें हम क्लैरिफाई हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। बेसिस ऑफ गाइडेंस। आप कौन से बच्चे को कितना गाइडेंस दोगे ये डिपेंड करता है उनके रिजल्ट्स के ऊपर, और रिजल्ट्स को मापना दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन, और रिजल्ट्स को आंकना मतलब देखना क्या क्या आया है, कितना आया है, इसको बोलते हैं असेसमेंट। तो दोनों ही चाहिए बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस के बेसिस पे समझाने के लिए, गाइड करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस लर्निंग। देखो, इवैल्यूएशन हो या असेसमेंट हो, ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत देता है कि आप कोर्सेज को समझ सके, रिमेंबर कर सके सब्जेक्ट मैटर्स को, एंड ऑर्गेनाइज कर सके मटेरियल को, जो भी मटेरियल आपके चाहिए, और क्वेश्चंस को समझ सके, क्वेश्चन के आंसर्स दे सके, ये सारे, और उसके ऊपर प्रैक्टिस बहुत सारे कर सके, तो आपके लर्निंग को भी ये इम्प्रूव कर रहा है। हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग चेंज इन करिकुलम। जब आपका इवैल्यूएशन अच्छा होता है तो करिकुलम भी चेंज होता है डे बाय डे, क्योंकि आज मुझे 5 क्लास के लिए जो करिकुलम चाहिए 6 के लिए नहीं चाहिए। अगर एक बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है तो मे भी उसके लिए करिकुलम को भी चेंज करना पड़ सकता है, उनके साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग और बच्चों के कैटेगोरीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक डायग्राम दे रही हूँ, देखो एक डायग्राम है, जनरल स्टेप्स जो बोले जाते हैं, याद रखना। पहले हम किसी चीज़ को जानने के लिए, देखो मैंने अपने कॉपी में भी बनाया था इसको, ये है बल्ब। बल्ब को जो बना रहे हो तो ये पॉइंट भी बना सकते हो, देखो ऐसा आप ड्रॉ करो, ठीक है, और इधर एक फेस बना लेना छोटा सा, और आपने बत्ती को जला देना है, क्योंकि हमने इवैल्यूएशन किया हुआ है तो बत्ती को ऐसा जला देना है। ठीक है, तो वहाँ पे पहला पॉइंट पे है कि हम नो द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझें, फिर टेस्ट और एसेस द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को टेस्टिंग करें और उसको एसेस करने को ट्राई करें, जिसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं। फिर हम जजमेंट कर चुके हैं, मतलब ढूंढ चुके हैं उसका प्रॉब्लम का आंसर क्या है, तो प्रोवाइडिंग फीडबैक, फीडबैक देने के बाद ग्रेडिंग फॉर प्रमोशन, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग आपको कौन से ग्रेड में रखे जाएंगे और प्रमोट किया जाएगा, देखा जाएगा। लास्ट में सर्टिफिकेशन होता है। तो दीज आर द जनरल स्टेप्स जो इवैल्यूएशन के प्रोसेस में और असेसमेंट के प्रोसेस में किया जाता है। ठीक है, दिस द डायग्राम। अब देखो यहाँ से अलग आएगा प्रोसेस में क्या क्या है। अच्छा, उससे पहले बताओ क्या हम क्लियर कीजिए। देखो ये डायग्राम में मैंने बोला है कि एक बल्ब बनाओ, सब बनाना ऐसा, ठीक है, और बल्ब में 2 आंखें बनाना, क्योंकि हम समझ रहे हैं ना बहुत कुछ। ओ मेरे आंखें के ये चेंज हो गए, अब इस डायरेक्शन में मैं बना रही हूँ। ठीक है, मेरा दिमाग का बत्ती जलेगा। एक स्माइल कर लेते हैं, और बल्ब में ऐसे लाइट रिफ्लेक्शन है, रेज निकल रहे हैं। चलो, तो मेरा दिमाग का बत्ती जला, मेंटोस लाइफ है। ओके, पहले मेरे लाइफ में क्या आए, प्रॉब्लम्स आए, नो द प्रॉब्लम्स,
बच्चों के लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होंगे, नो द प्रॉब्लम्स। किसके प्रॉब्लम्स? लर्नर्स के प्रॉब्लम्स, लर्नर्स के प्रॉब्लम्स, ठीक है, लर्नर्स के प्रॉब्लम्स है। उसको हम क्या करें? टेस्ट और एसेस करेंगे, टेस्ट और एसेस करेंगे। टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट से बड़ा कौन है? टेस्ट सबसे छोटा है। टेस्ट के ऊपर कौन आता है? टेस्ट के ऊपर आता है एग्जाम, एग्जाम करना, एग्जाम। और उसके ऊपर आता है आपका मेजरमेंट। अच्छा, मेजरमेंट एक्चुअली टेस्ट के बाद ही आ जाता है, मेजरमेंट पहले आएगा, उसके बाद एग्जाम आएगा, और एग्जाम के ऊपर आएगा आपका इवैल्यूएशन एक साइड, और एक साइड में आएगा जजमेंट, मतलब असेसमेंट। ऐसा एक डायग्राम है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको पहली बार प्रॉब्लम्स मिलते हैं तो प्रॉब्लम्स का आप क्या करते हो? टेस्ट। अरे मेरे लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ठीक है। देखो फिर हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे, ठीक है, टेस्ट करेंगे। चलो ठीक है, हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। प्रॉब्लम्स आया लाइफ में, टेस्ट करना है। टेस्ट के बाद हम फीडबैक देंगे, प्रोवाइडिंग फीडबैक है। अब फीडबैक के बाद जो भी हमारा फीडबैक होगा, जैसे कि हमारा रिजल्ट है या फिर आउटपुट है, जो भी आया उसको हम ग्रेडिंग फॉर प्रमोशन करेंगे। मतलब देखो, आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे मैं बोल सकती हूँ क्या काम में प्रमोट होंगे या नहीं, क्या क्लासेस में आपका रिजल्ट प्रमोट हुआ कि नहीं, क्या आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो या नहीं। कोई भी चीज़ में थोड़ा भी चेंज आया और आगे बढ़ गए, उसको प्रमोशन बोलते हैं, ग्रेडिंग बोलते हैं। आप पहले बहुत ही माइनस ग्रेड में थे, अब पॉजिटिव ग्रेड्स में आ रहे हो, इसको ग्रेडिंग कहते हैं। कभी मत सोचना कि डायरेक्ट प्रमोशन हो गया, अपर पोजीशन में चले गए, तो उसको ही बस ग्रेडिंग बोलते हैं। लाइफ में कुछ भी पोजीशन अगर चेंज होता है, जैसे आप मोशन पढ़ते हो ना कि पोजीशन शिफ्ट हो गया या फिर आपका बॉडी चेंज हो गया, उसको भी प्रमोशन बोला जाता है। अभी लाइफ में अगर एक प्रॉब्लम भी सोल्यूशन कर देते हो, वो भी प्रमोशन के बराबर है। तो प्रमोशन हो गया, देन प्रमोट होने के बाद हमें मिलता है सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन। और ये चीज़ समझने के लिए दिया गया है बस, डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड प्रोसेस, इसको लिखना नहीं है। चलो आगे, तो प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ हम देखते हैं, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ इवैल्यूएशन और असेसमेंट। तो सजेशन ऑफ मॉडिफिकेशन इन टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग में ना किसी को अगर मॉडिफिकेशन करना है, चेंजेस लाने हैं, तो आपके ही सजेशन से मैं अपने आप में चेंजेस ला रही हूँ। 6 सालों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आपके लाइफ में भी आए होंगे 4-5 साल, 10 साल, 20 साल के अंदर। तो ये चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि हमें किसी ने बोल दिया तुमको ये इम्प्रूव करना चाहिए, तो उसने मुझे ऑब्जर्व किया, टेस्ट किया और सजेस्ट किया कि ऐसा करो, तो मैंने खुद को मॉडिफाई किया। तो वैसे ही मॉडिफिकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी होता है। देन फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे? एजुकेशन, मतलब शिक्षण, ये जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए कोई भी प्रोसेस और प्रक्रियाओं को बना रहे हैं। देन ऑब्जेक्टिव फॉर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, अगर असेसमेंट और टेस्ट और मेजरमेंट और इवैल्यूएशन ये अच्छे से होता है तो किसी भी पर्सन का बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें और उससे ही आपका मॉडिफिकेशन चल रहा हो तो आपको लर्निंग एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। आप आगे बढ़ रहे हो उसी मॉडिफिकेशन के थ्रू। आप जो अपने लाइफ में इतना आगे बढ़ के आए हैं, ये भी एक तरह का असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन है, याद रखना। डिवाइजिंग टूल्स ऑफ द इवैल्यूएशन, हम टूल्स बना रहे इवैल्यूएट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए हम टूल्स बनाएंगे जिसके द्वारा हम मूल्यांकन कर सकते हैं। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को अगर किसी चीज़ में एलैबोरेट करना है तो प्रूफ चाहिए होता है या फिर कोई भी एविडेंस चाहिए होता है, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। रीच रिजल्ट बाय अप्लाइंग द टूल्स, इसी टूल्स का व्यवहार करके हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं, तो प्रोसेस में आप इसी सीक्वेंस में लिखें। मैं आपको बस कितने पॉइंट्स दी हूँ? 7 पॉइंट्स दी हूँ, 7 पॉइंट्स इसका प्रोसेस है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है, जो कि आपके सीसी का और एक छोटा सा पार्ट है, बट लर्निंग असेसमेंट जो पेपर है, पेडागोजी जो पेपर है, उसमें फॉर्मेटिव सबमेटिव इवैल्यूएशन भी लिखे गए हैं। पहले जैसे मैंने फॉर्मेटिव सबमेटिव पढ़ा दिया है, तो ओवरऑल चीज़ें फटाफट बोलते हैं। फॉर्मेटिव क्या होता है? ये इन बिटवीन दी क्लासेस होता है और इन बिटवीन दी प्रोसेस होता है। जैसे एक प्रक्रिया चल रहा है, उसके बीच मैंने आपको जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ के जानने को ट्राई किया, आपका फीडबैक लिया कि आपको ये आंसर पता है कि नहीं, इसे फॉर्मेटिव बोला जाएगा, जो इन बिटवीन दी क्लासेस हो रहे हैं और इन बिटवीन दी प्रोसेस हो रहा है।
और इसके द्वारा आपने जो मतलब आंसर दिया उससे मैंने इतना समझा कि आज जो मेरा प्लानिंग था उसमें 80% बच्चे सक्सेसफुल रहे बिकॉज उनसे हमें रिजल्ट्स मिला है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। जब हम प्रोसेस कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन को उसी टाइम पे ये चीज़ किया जाता है, इसे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोले जाते हैं। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन छोटे छोटे पॉइंट्स को और इंडिपेंडेंट यूनिट्स को चेक करने के लिए किया जाता है। मतलब पूरा ओवरऑल पेपर को जज करने के लिए नहीं रखा गया है, आपके छोटे छोटे एक्टिविटीज़ को जज करने के लिए, आपके छोटे छोटे चैप्टर्स को जज करने के लिए इसे रखा जाता है। In the end of each unit, student should be given test and weakness should be diagnosed. देखो, एक चैप्टर मैंने कंप्लीट किया और एक टॉपिक मैंने कंप्लीट किया और आपका टेस्ट ले लिया, उस टेस्ट का आंसर्स आपने दे दिए, तो फीडबैक मुझे क्विकली मिला। जहाँ पे चीज़ें क्विकली होते हैं और आपके वीकनेसेस जल्दी पता चलते हैं उसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ सबमेटिव में। बहुत ही छोटा दिया है सबमेटिव इवैल्यूएशन। सबमेटिव, अच्छा और एक ट्रिक बताती हूँ। कभी आपको किसी ने पूछा ना असेसमेंट कितने तरह के होते हैं, अरे जितने तरह के इवैल्यूएशन होते हैं उतने ही तरह के आपके असेसमेंट होते हैं। ठीक है, जितने तरह के आपके इवैल्यूएशन होंगे उतने ही तरह के आपके असेसमेंट होंगे। बस आपको चेंज क्या करना है, इवैल्यूएशन की जगह पे आपको असेसमेंट लिखना है, इवैल्यूएशन की जगह पे आपको असेसमेंट लिखना है। ठीक है, तो सबमेटिव इवैल्यूएशन और असेसमेंट क्या होगा ना, इट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर। जब एकेडमिक सेशन कंप्लीट हो और एकेडमिक ईयर कंप्लीट हो और एक टाइम के बाद, टाइम का लिमिट दिया हो, उसी टाइम के बाद एग्जाम होता हो तो उसको सबमेटिव असेसमेंट बोलते हैं। जब एंटायर करिकुलम खत्म हो जाए और सिलेबस खत्म हो जाए तभी ये चीज़ किया जाता है। और ये प्रीफिक्स्ड है, प्री डिटर्मिन्ड है, जो करिकुलम में लिखे रहते हैं कि इस टाइम पे एग्जाम होगा, इस टाइम पे बच्चों का कोर्स कंप्लीट होगा और ऐसा एग्जाम रहेगा, तो ये प्री डिटर्मिन्ड है। जस्ट लाइक कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, अचीवमेंट टेस्ट करना, मतलब इस एग्जाम के बाद आप कुछ अवार्ड और अचीव कर लोगे अपने लाइफ में, अपने गोल तक पहुंच जाओगे, ऐसा चीज़। जैसे हम हर साल हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स देते हैं। ठीक है, उस एग्जाम्स के बेसिस पे हमें क्या पता चला कि हमारे लाइफ का कुछ गोल कंप्लीट हो रहा है। बट फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और असेसमेंट में क्या होता है कि हमें अभी के लिए वो चीज़ याद है कि नहीं और हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं, या फिर हम बस मेंटली प्रेजेंट है, सॉरी फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है, ये चीज़ जानने के लिए आपका फॉर्मेटिव किया जाता है। सेकेंडरी लेवल्स में ज़्यादातर सबमेटिव असेसमेंट करते हैं, फॉर्मेटिव कम किया जाता है। ठीक है, 10 जजमेंट अबाउट लर्निंग। अगर किसी ने बोला कि तुमको असेसमेंट प्रॉपर वाला करना है और जजमेंट देना है तो जजमेंट देने के लिए हमें क्या चाहिए, सबमेटिव असेसमेंट चाहिए। क्या हम इतना क्लियर हैं? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन किसे बोलते हैं? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, देखो ये ओस्टेट के बेसिस में तो एक इम्पॉर्टेंट क्लास है ही क्योंकि डिटेल चल रहा है, उसके साथ साथ ये आपके एग्जाम थ्योरी पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलते हो ना कौन सा पेपर चल रहा है, ये सारे पेडागोजी पार्ट्स हैं, पेडागोजी पार्ट्स हैं। अगर किसी ने सीसीई को डिटेल पढ़ना चाहा तो ये सब पढ़ना बाउंड है। ठीक है, अदरवाइज आप नहीं समझोगे कि पेडागोजी होता क्या है, पेडागोजी को कैसे करते हैं प्रिपेयर। ठीक है, तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है, पहले से ही नाम से ही पता चल रहा है, प्लेसमेंट मतलब स्थान। ठीक है, स्थानीय मूल्यांकन मतलब आपका स्थान, आपका पोजीशन, आपका पोजीशन क्या होगा, या फिर आपको जॉब का प्लेसमेंट कहाँ पे मिलेगा, और ऐसा एक एग्ज़ाम जिसके बाद आपको एक प्लेसमेंट मिलता हो, एक पोजीशन मिलता हो, या टारगेट पॉइंट तक आप पहुँचते हो, उसको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बोलते हैं। जहाँ पे बच्चों का इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, नीड्स को देखे जाते हैं। ठीक है, बच्चों के स्किल को जजमेंट में रख के उनको जॉब दिया जाता है, तो उसे प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे इस बार एनुअल एग्ज़ाम हुआ और एनुअल एग्ज़ाम के बाद आप में से कोई एक बच्चा टॉप 1 रैंक में आ गया, तो आपको जो रैंक मिला वो है स्थान, प्लेसमेंट, पोजीशन, तो उसको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन बोलते हैं, जिस एग्ज़ाम के थ्रू उस बच्चे को उस पोजीशन तक पहुंचने को मिला। बट आप लोग नॉर्मली पास किए हो क्योंकि 10-20 के बाद पोजीशन को काउंट हम नहीं करते हैं, क्योंकि सारे सब इक्वल होते हैं, 1-2 मार्क का डिफरेंस, 1-2 मार्क का डिफरेंस होता है। ठीक है, वैल्यू किन का होता है, 1 से 20 के अंदर का, या फिर और भी कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा बच्चे होने से 1 से 100 के अंदर का, 1 से 1000 के अंदर का और 1 से 5000 के अंदर का, इतना होता है, तो उनको प्लेसमेंट में काउंट किए जाते हैं। और उसके लिए जो इवैल्यूएशन होता है वो भी आपका सबमेटिव और फॉर्मेटिव ही है,
बट स्पेशली सबमेटिव है, बट जब प्लेस मिले आपको, उससे आपको जॉब मिले और प्लेस मिले, स्थान मिले, रैंक मिले, तो उसको प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है? जब बच्चों के प्रॉब्लम्स को हम डायग्नोज करें, क्या इश्यूज है बच्चों में, इट हेल्प्स टू डायग्नोज द स्टूडेंट्स हु आर सफर्ड फ्रॉम लर्निंग डिफिकल्टीज। जिन बच्चों को लर्निंग डिफिकल्टीज हो रहा है, जो बच्चे पढ़ने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनको पढ़ने में इश्यूज आ रहे हैं, और उनको जैसे कि ए बी सी डी को वो पढ़ नहीं पा रहे, छोटे बच्चे हैं और ए सी डी भी पढ़ रहे हैं कन्फ्यूजिंगली, तो उनको लर्निंग डिफिकल्टीज बोला जाता है। कभी कभी वो जैसे कि हो गया 6 को 9 देखेंगे, 9 को 6 देखेंगे, कन्फ्यूजिंगली देखते, बी और डी में कन्फ्यूज्ड है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स जिन बच्चों को होता है और पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो उनके लिए ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन किया जाता है। और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद बच्चों को हम रिमीडियल टीचिंग में डालते हैं और रिमीडियल एक्शन दिया जाता है, ताकि जो बच्चे बहुत ही वीक हैं उनको हम फिर से पढ़ाएं। ठीक है, फिर से पढ़ाएं। सो आई होप इतना क्लियर है हम। सो देखो, जब हम एजुकेशनल टूल्स मतलब क्या है पता है? एक ऐसा डिवाइस जिसके थ्रू आप इवैल्यूएशन को मतलब प्रॉपर वे से इवैल्यूएशन कर सकते हो कोई भी चीज़ को। ठीक है, ऐसा टूल्स और ऐसा टेक्निक और ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम किसी चीज़ का रिकॉर्ड रख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बच्चों को हम जज कर सकते हैं। ठीक है, ये दो टाइप का होता है, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। मैंने बोला था इवैल्यूएशन दो तरह का हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। जब क्वांटिटेटिव है तो हम रिजल्ट्स को किस में देखें? फिगर्स में, मतलब नंबर, डिजिट, संख्याएं रहेंगी। जब क्वालिटी बोला गया तो हम क्वालिटीज में चेक करेंगे। जस्ट लाइक मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, तो उनको ब्यूटी पाइजेंट बोलते हैं, तो उनको अगर उनके ब्यूटी को जज करना चाहे, तो क्या ब्यूटी के बेसिस पे किसी को आप मार्किंग कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? हम किसी को ब्यूटी के बेसिस पे जज कर सकते हैं क्या? या ऐसा बोल सकते हैं क्या? नो। ऐसा बोल सकते हैं क्या, तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो, दैट मीन्स यू आर नॉट टैलेंटेड, यू आर वेरी अगली, बोल सकते हैं क्या? नो। सो दैट मीन्स आपके क्वालिटीज को हम नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, बट इवैल्यूएशन तो उस पर्सन का भी होगा, वो सारी चीज़ों का भी होगा। तो इसको बोला गया क्वालिटेटिव टेक्निक, जहाँ पे क्वालिटीज ओनली इवैल्यूएट हो और ऑन द बेसिस ऑफ ओनली क्या होता है, डिग्रीज पे होते हैं। कैसे? जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, आपके डिग्रीज होते थे, कंपैरेटिव डिग्रीज और सुपरलेटिव डिग्रीज, तो वैसे होते हैं। बट जहाँ पे क्वांटिटेटिव बोला जाए, यहाँ पे एन छूट गया है, क्वांटिटेटिव बोला जाए, क्वांटिटी, अमाउंट, नंबर्स, डिजिट, तो वो डिजिट से फाइंड आउट होंगे। जब हम एग्जाम में किसी बच्चे को मार्क दे रहे हैं, मार्क, तो वो क्वांटिटेटिव है। जब हम नोट्स चेक करें बच्चों का और बोले यस योर हैंड राइटिंग इज वेरी गुड, एक्सीलेंट, यू परफॉर्मिंग एक्सीलेंट जॉब, तो एक्सीलेंट, गुड, दिस आर द क्वालिटीज। ठीक है, ये सारे क्वालिटीज हैं। तो दोनों ही बट रिजल्ट्स हैं, दोनों में ही बच्चा इंप्रूव कर रहा है। ठीक है, एक में हम नंबर से काउंटिंग करें, एक में हम वर्ड्स और वर्ब्स का यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, प्लीज चेक द आंसर ऑफ अचीवमेंट टेस्ट अप टू वेरियस फॉर्म्स, तो उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट आज नहीं पढ़ाऊंगी मैं, क्वालिटीज ऑफ टेस्ट ही पढ़ाऊंगी आज लास्ट। बट उससे पहले ना टेस्ट के टाइप्स कितने होते हैं, थोड़ा सा ना माइंड मैप मेरे हैंडराइटिंग का है, मेरे टाइम का है, तो इसलिए बहुत ही रफली ऐड किया गया है। पहले का हैंडराइटिंग देख सकते हो आप, जब हम अच्छे से लिखते हैं तो अच्छे मूड में अच्छा अच्छा आता है, और जब रफ लिखा जाता है तो थोड़ा सा डाउन रहेगा, तो ये हम भी जानते हैं, बट वर्ड्स बाकी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, सो ओरल टेस्ट, देखो ओरल टेस्ट क्या होता है, कितने टाइप का टेस्ट है? ओरल टेस्ट, रिटन टेस्ट, दो टाइप के टेस्ट होते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए। ओरल किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर लोअर क्लास के बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, 1 to 5 क्लास के बच्चों के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। नर्सरी क्लासेस, प्री प्राइमरी और प्री नर्सरी ऐसे क्लासेस में। आंसर थ्रू ओरली, बच्चे लिख नहीं सकते इसलिए आंसर देते हैं, जैसे बोलते हैं ना, टेल मी 5 येलो फ्लावर्स नेम, सो नेम बोलो, 5 येलो फ्लावर्स के नेम बोलो, तो वैसा, तो दिस आर द ओरल। और क्विज कंपटीशन हो गया तो 1 to 5 क्लास के लिए भी होता है, कभी कभी बड़े हायर क्लासेस के लिए भी ओरल यूज़ करते हैं। बट ओरल तब क्या हो जाता है, नॉर्मली इसको भाइबा बोलना शुरू कर देते हैं, भाइबा।
ओरल टेस्ट का नेसेसरी होता है करेक्शन करना। देखो बच्चे गलत बोल रहे हैं तो सडनली वहाँ पे पॉइंट आउट करो एंड आंसर देना शुरू करो, ठीक है, कि ये नहीं ये नहीं है, तुम सही आंसर बोलो, सही आंसर ये है। तो ओरल टेस्ट में ऐसा होता है, जैसे कि हो गया भाइबा में, इंटरव्यू में। बट जेन्युइनली अगर ओरल टेस्ट कहीं पे यूज होता है तो वो लोअर क्लास के लिए ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। रिटन टेस्ट क्या है ना? रिटन टेस्ट एक सब्जेक्टिव टेस्ट है। सब्जेक्टिव बड़े आकार में यूज होता है, बड़े आकार में यूज होता है, बड़ा टेस्ट है। और रिटन टेस्ट में हम लिखते हैं, लिख के प्रैक्टिस करते हैं। तो ये ना 3 टाइप का होता है जेन्युइनली। 3 टाइप का नहीं, एक्चुअली 2 टाइप का होता है। उसी का एक छोटा सा पार्ट ओरल चला गया जहाँ पे लिखना नहीं पड़ता। तो ये 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका सब्जेक्टिव टाइप, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव मतलब बड़े बड़े हिसाब से लिखना है, जैसे ऐसे राइटिंग कर रहे हो, ऐसे टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव होता है जहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके शॉर्ट आंसर में क्या होता है बताओ, जिसका आंसर पहले से ही फिक्स्ड रहता है। इसको बोलते हैं ना डिजायरेबल आंसर टेस्ट। मेरा आंसर होना चाहिए यहाँ पे जैसे इवैल्यूएशन, आप आंसर दोगे असेसमेंट, रॉन्ग हो गया, मुझसे मैच नहीं किया। जिनका मैच किया वो करेक्ट हो गए। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट, जहाँ पे रेस्पॉन्स जो उत्तर होंगे वो पूरा एग्जैक्टली कॉपी होंगे और सेम होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्कोर बेस्ड, मतलब एक सही कर दिया तो 1 मार्क पूरा, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप में क्या होता है, आप जितना भी लिखो उससे पहले 2-3 मार्क काट दिया जाता है और उसके बाद काउंटिंग करना शुरू किया जाता है। जैसे 15 मार्क का एग्जाम दोगे तो आपको काउंटिंग करना है 13 से। 13 से आपको 13 आउट ऑफ 13 दे सकते हैं, 12 दे सकते हैं, 11 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं। दैट मीन्स वो लिखने के स्टाइल के ऊपर। क्यों 2 मार्क काटा गया? क्योंकि एक लिटरेचर में कभी भी आप किसी भी पर्सन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हाँ, अप टू द मार्क जा सकते हो, 80% करेक्ट कर सकते हो, 90% करेक्ट कर सकते हो, बट पूरा एग्जैक्टली 100% आप करेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में और कौन सा टेस्ट आता है? एक्चुअली इसको पेपर पेंसिल टेस्ट बोला जाता है। और टेस्टिंग ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, मतलब जो एक्चुअल रिजल्ट है और फैक्ट है उसी के ऊपर हम आंसर देते हैं। ऐसे टाइप क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। डिमांड फ्री रेस्पॉन्स, मतलब डिमांड इसमें क्या है, आप जैसा लिख सको। आपको मैंने बोला ना, आप इसको आंसर्स को देख लेना, सही से समझना और अपने वे से भी लिख सकते हो। आप चाहो तो इनमें वर्ड्स भर के भी लिख सकते हो, लाइनिंग स्टेटमेंट दे के, और नॉर्मल भी लिख सकते हो। तो इसको डिमांड फ्री रेस्पॉन्स बोला जाता है। डिस्कस एंड डिस्क्राइब समथिंग, देखो ऐसे टाइप क्वेश्चन में आप क्या करते हो, कभी अगर कोई चीज़ भूल जाते हो ना, तो उसी जो पॉइंट में आपको मतलब हिंट मिला था, उसी हिंट को लेते हुए आप पूरा 2-3 पेज लिख सकते हो। तो ये डिस्क्राइब एंड डिस्कस भी कर सकते हैं। टेस्ट द मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे बच्चों का ना मेमोरी भी चेक किया जाता है, बिकॉज एक लॉन्ग आंसर टाइप लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और शॉर्ट के लिए हम शॉर्ट में हैप्पी हो जाते हैं, बट कभी कभी करेक्ट हो गया तो फुल मार्क्स मिल जाते हैं, कभी रॉन्ग हो गया तो कट जाते हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप में जितना लिखो उसके बाद भी सेटिस्फैक्शन कम मिलता है। तो यहाँ पे बच्चों का हम क्या चेक करें कि मेमोरी कितना है, कितने उसने हेडिंग्स याद रखे हैं, कितने उसने पारा याद रखा है, कितने उसने पॉइंट और डायग्राम सबको याद रखा, उसका लेबलिंग, फिगर, कंक्लूजन सब याद रखा है, देखा जाता है। ऐसे टाइप में कंसिस्ट ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, और इसका क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्टिव में और एक भी पार्ट है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी है, जो कि 2 to 3 लाइन्स और 4 to 5 लाइन्स में आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे टाइप तो आपका हो गया डिस्क्रिप्शन आंसर। शॉर्ट आंसर टाइप ये क्या होता है ना, थॉट प्रोवोकिंग है, मतलब आपके जो जिज्ञासा है, जो आपके माइंड में क्वेश्चन है, उसी के बेसिस पे आप आंसर दे सकते हैं। ये ऐसे टाइप से भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है, क्योंकि टाइम बचत होता है यहाँ पे, और 2 to 3 लाइन्स में लिखे जाते हैं और एक एक शॉर्ट पैराग्राफ में लिखना पड़ता है। जैसे कि आपने 10 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन लिखा, बट लॉन्ग आंसर टाइप में अभी के बेसिस पे आपको लिखना पड़ सकता है 7 पेज, 8 पेज, 10 पेज। तो ये अलग है, ये शॉर्ट पैराग्राफ। और राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिमांड भी हो सकता है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे ही आप थोड़ा क्लियर करके डायग्रामेटिक बना के भी 1 पेज पूरा बना सकते हैं इसको, या फिर आप चाहो तो इनको सारे पॉइंट वाइज करके 1 2 3 4 ऐसे करके भी, ऐसे टाइप लो इसका 4 पॉइंट्स, तो ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। सो क्या हम क्लियर हैं? अचीवमेंट टेस्ट बाद में करवाऊंगी, अचीवमेंट टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बच्चे, बाद में हम करवाएंगे।
तो अचीवमेंट टेस्ट में इतना याद रखना, आप अपने लाइफ का गोल अचीव करते हो, आप अपने लाइफ का कोई भी जो छोटे छोटे लेवल्स के गोल्स होते हैं उसको फुलफिल करते हो, उसी को बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। उसके लिए क्वेश्चन पेपर बनाना रहता है और जिसके लिए ब्लू प्रिंट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये ब्लर आ रहा है इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगी। तो इस पेज को 8, 9 एंड 10, ये 10 एंड 11, ये 4 पेज को स्किप करके फिर देखो, ठीक है। तो पहले आया ओरल टेस्ट पढ़ा हमने, फिर एसे टाइप टेस्ट पढ़ा, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट पढ़ा। तो इनमें से हम इनका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में रहेगा राइट अबाउट ओरल टेस्ट। बोलोगे हमने तो नहीं पढ़ा है। अरे सीसी में सब कुछ आता है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पढ़ा मतलब उसमें ओरल टेस्ट भी आ रहा है, तो हमें तो जानना पड़ेगा उसके बारे में, कुछ भी आ सकता है। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया रखते हैं। ओरल टेस्ट क्या होता है? ओरल टेस्ट जब भी होता है तो लार्ज नंबर ऑफ एरियाज कैन बी कवर्ड। ओरली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लिखना नहीं पड़ रहा है, तो जल्दी हम कवर कर पाते हैं बहुत सारे एरियाज को। मतलब एट ए टाइम हम 15 मिनट में बहुत सारे चैप्टर्स के पॉइंट्स को शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेस टाइम कंज्यूमिंग, टाइम ज़्यादा यूज नहीं होता है, हम कम समय का उपयोग करते हैं। लिमिटेशंस, एडवांटेज का ऑपोजिट डिसएडवांटेज, तो वही है उपकारिता अपकारिता। तो उपकारिता में हमने तो एडवांटेज दे दिए, अपकारिता में हमने लिमिटेशंस में क्या लिखे, डिफिकल्ट टू टेस्ट ईच पीपल। देखो अभी कुछ बच्चों को ना एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, जैसे साइंस अच्छा लगता है, लो साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए बच्चे आंसर दे रहे हैं। बट ना बच्चों को ना मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं, उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन बोला गया तो 2-3 बच्चे आधा हाथ उठा रहे और पूरा हाथ उठा रहे और 1-2 आंसर दे रहे हैं। तो उसके बेसिस में ये जो लिमिटेशंस हैं, ये लिमिटेशंस इसलिए बनाए गए कि आपका ओरल टेस्ट सारे बच्चों को हर एक फील्ड में जज नहीं कर सकता। जो बच्चे साइंस में अच्छे हैं वो बच्चे मे बी साइंस के कोई और टॉपिक्स में अच्छे रहेंगे, बट उस टॉपिक में आपने जिस टॉपिक को पूछा उसमें क्लियर नहीं है, ठीक है। डिफिकल्ट टू रिपीट द सेम क्वेश्चन होता है, कभी कभी मैंने भी आप लोगों को डिक्टेट करते हुए एक लाइन बोला अपने माइंड से और नेक्स्ट मोमेंट पे वो एग्जैक्टली लाइन रिमेंबर नहीं रहता है। तो जब भी हम ओरली कुछ चीज़ों को करते हैं और ओरल टेस्ट लेते हैं, जो कोई क्वेश्चन मैंने आपको पूछा वो क्वेश्चन अगर बहुत लेंथी है तो मुझे रिमेंबर नहीं रहेगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन रिमेंबर नहीं रहेगा, मे बी क्वेश्चन जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो चेंज हो जाएगा। ऐसे टाइप में क्या है, इजी टू कंडक्ट, बहुत इजी होता है, सबको एक क्वेश्चन दे दो बच्चे आधा घंटा तक लिखते रहेंगे। हेल्थ इन क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन, बच्चों के क्वालिटीज़ को जानने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी। किस पैटर्न में लिख रहा है, देखो इसी से मैं आपको एक समझा रही हूँ कि आप लोग बोलते हो ना कि यूनिवर्सिटी में मैम हमने तो पूरा लिखा था मार्क्स क्यों नहीं आता, तो यही चीज़ है, आप क्वालिटी में लिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ही क्वालिटीज़ में लिख रहे हैं। एक बच्चा लिखा डायग्राम के साथ लिख के अंडरलाइन करके सबको मार्क मिल गया, उसको मार्क मिल गया, फुल मार्क्स मिला। और आपने क्या किया, पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया और डायग्राम बिल्कुल नहीं दिया, तो आप फेल हो गए। आप बोलोगे मैम मैंने भी तो लिखा था, बट ज़्यादा अट्रैक्टिव तो वो लगा इसलिए उसको अच्छा मार्क्स मिला, आपको बिल्कुल नहीं मिले, समझे। तो इसलिए ऐसे टाइप क्वेश्चन ईजी होता है बनाना और किसी को लिखने देना, बट ये क्वालिटेटिव भी है, मगर कभी कभी ऐसे टाइप क्वेश्चंस के लिए रटना बहुत पड़ता है। हम समझा देते हैं बट बच्चे जब रिमेंबर ना कर सके तो रोट मेमोरी कर लेते हैं, और इसमें मार्क लाना बहुत डिफिकल्ट है, स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस का एविडेंस मतलब एडवांटेज क्या है, एंटायर चीज़ को हम समझा रहे हैं, एंटायर सब्जेक्ट मैटर इज टू बी कवर। देखो ऑब्जेक्टिव बोला गया ना, जहाँ पे 2 to 3 लाइन्स और 4 लाइन्स, आप बोलते हो ना मैम हमें क्यों इतना डिटेल पढ़ा रहे हो, क्योंकि आपके 5 मार्क और 4 मार्क वाले शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, तो हमें उसके लिए एंटायर टॉपिक को कवर करने पड़ते हैं। कभी प्रोसेस से पूछ लिया तो कभी मैकेनिज्म से, कभी इंपॉर्टेंस से पूछा तो कभी इंट्रोडक्शन से, तो इसलिए पूरा पोर्शन कवर होना चाहिए। इकोनॉमी ऑफ टाइम, टाइम कंज्यूमिंग है पढ़ाते वक्त, बट एग्जामिन करते वक्त इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मिनिमाइज क्रैमिंग, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए क्या होता है क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर दिया जाता है, वही आंसर रहेगा बट क्वेश्चन मॉडिफाई है। अब जो बच्चा चीटिंग लेके आया होगा और सेम क्वेश्चन ढूंढ के आंसर लिख रहा है, वो कभी चीट नहीं कर पाएगा। तो ये
मिनिमाइज करता है क्रैमिंग को, रोट लर्निंग को और कॉपिंग को। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या है? जस्ट द रीजनिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट। देखो 2 से 3 लाइन में लिखना है तो कौन से पॉइंट लिखने से मार्क्स आएगा, ये भी एक सोचने वाला पॉइंट है। तो बच्चों का कैपेसिटी यहाँ पे देख रहा है टीचर। ठीक है, कांट टेस्ट इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, इसके थ्रू आप बच्चों का इंटरेस्ट और बच्चों का क्षमता, एबिलिटी को जज नहीं कर सकते। सम मोर टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, जैसे और भी चीज़ें हैं, ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, ग्रुप डिस्कशन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, डेली डायरी, सोशियोमेट्रिक डिवाइस, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब मैंने ओस्टेट के लिए छोटा छोटा पढ़ा दिया था लास्ट के प्रीवियस ओस्टेट के वीडियोस में और क्लासेस में भी। और जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, आपको ईच एंड एवरी टॉपिक को पढ़ना है, 1-1.5 पेज, 1-1.5 पेज, 1-1.5 पेज, तो वो चीज़ भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टेस्ट क्या है? क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड टेस्ट, तो टेस्ट कैसा होना चाहिए? टेस्ट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसीजर, एक सिस्टम में चलता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? फॉर कंपेयरिंग द बिहेवियर ऑफ द 2 और मोर स्टूडेंट्स। देखो टेस्ट ले रहे हैं आज, तो टेस्ट जब ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 और उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स का हम टेस्ट लेते हैं, कौन उनमें से बेटर परफॉर्मेंस करेगा उनको प्रेज किया जाता है। तो टेस्ट हम कंपेयर करके जानने के लिए करते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इट मेजर्स द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये बच्चों के बिहेवियर को क्वालिटेटिव वे से जज करता है, मतलब मात्रात्मक विधि से जज करता है। ठीक है, एक गुड टेस्ट का क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रेडिक्टिबिलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एज, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव काम में भी ये हेल्पफुल होने चाहिए। रिलायबिलिटी क्या होता है? मैंने अच्छे से पढ़ाया था आपको रिलायबिलिटी, रिलायबल हो, जो अपने आंसर और रिजल्ट में फिक्स्ड होता है। मतलब मैंने एक क्वेश्चन पेपर बनाया और उस क्वेश्चन पेपर को बार बार यूज़ किया। आज मैंने 1 महीना पहले आपका टेस्ट लिया था, आपने रखा 18 आउट ऑफ 20, बट उस टॉपिक को मैंने फिर से बिल्कुल नहीं पढ़ाया, ना ही आप घर पे पढ़े हो। फिर से मैंने उसी क्वेश्चन पेपर को यूज़ किया 2-3 महीने के बाद, 2 to 3 मंथ्स के बाद, तो आपका आंसर फिर से करेक्ट हो गया उतना ही, 18/20, मतलब 20 से 18 रखे हो। दैट मीन्स ये क्वेश्चन पेपर और ये जो टेस्ट है जिसके द्वारा आप कंपेयर करके आंसर्स दे रहे हो, तो ये आपको बता रहा है कि आप फिक्स्ड हो, आपका आंसर ऑलवेज सेम आएगा। जिस टेस्ट से आपका आंसर बार बार सेम आता है उसको रिलायबल बोला जाता है, वो रिलायबल हो जाता है। दैट मीन्स whoever values the answer script, the same marks has to be obtained। समझे? अभी मार्क के बेसिस में बताया, जो बच्चे आंसर को सेम वैल्यू देंगे, मतलब एग्जाम में लिखेंगे और सेम वैल्यू उनको मिलेगा, तो उनका मार्क्स भी हमेशा सेम ही रहेगा। A reliable test is trustworthy test and it is accurate। Reliable always accurate होता है because always वो same results देता है। Validity क्या है? Validity is the most important characteristics of good examination। इसमें वैल्यूज होते हैं, वैलिडिटी से याद रखना, वैल्यूज, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई होता है, वर्दीनेस भी होता है, वर्दीनेस भी होता है। सो ये लिखा गया वर्थ वाइलनेस, दैट इज अ वर्दीनेस ही है, वर्थ वाइलनेस भी बोल सकते हो। द वैलिडिटी ऑफ ए टेस्ट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी विथ व्हिच इट मेजर्स व्हाट इट अटेम्प्ट्स टू मेजर। देखो मैं आपका नॉलेज अज्यूम करना चाहती हूँ, तो मैंने ऐसा टेस्ट मटेरियल बनाया जिससे आपका सिर्फ नॉलेज ही अज्यूम हो, आपके कैरेक्टर, आपका बॉडी का फीचर और आपका रहने सहने का ढंग या मतलब पढ़ाई करने का ढंग, ये सब नहीं जज करूँ, बस आपका ज्ञान को ही जज किया। अगर ऐसा टेस्ट मटेरियल है जो आपके बार बार नॉलेज को ही टेस्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए ही बनाया था वो टेस्ट पेपर, तो वो टेस्ट कर रहा है, तो इसको वैलिडिटी बोलते हैं। जो बार बार उसका सही जो भी पॉइंट आउट किया गया है, जो उसका गोल है, उसी वैलिडिटी तक पहुंच रहा है, वैलिड रिजल्ट दे रहा है और वैलिड पॉइंट तक जा रहा है, तो उसको हम वैलिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पेपर आपके नॉलेज को जज ना करके, मैंने नॉलेज के लिए बनाया था ना, बट नॉलेज को जज ना करके आपके कैरेक्टर, आपके ब्यूटी और अदर कोई कैरेक्टर को जज करने लग जाए, तो वो वैलिड नहीं हुआ। ठीक है,
चलो, ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठ हो गया फिर से। इट अफेक्ट्स द बोथ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ये दोनों को हैम्पर करता है, वैलिडिटी को भी रिलायबिलिटी को भी। मतलब वैलिडिटी रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो ये फिर दो टाइप के पॉइंट्स दे रहा है। क्या? द फर्स्ट इज कंसर्न द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट आइटम। देखो, ऑब्जेक्टिविटी ये समझाता है कि हम कौन से छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को लेके टेस्ट के आइटम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन से छोटे छोटे उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव्स को लेके टेस्ट के मटेरियल बना रहे हैं। द सेकंड इज कंसर्न विद स्कोरिंग टेस्ट ऑब्जेक्टिविटी। स्कोरिंग कितना दे रहे हो, टेस्ट ऑब्जेक्टिविटी को स्कोरिंग कितना दे रहे हो। पहले में हमने चेक किया टेस्ट आइटम्स के लिए कौन से उद्देश्य चाहिए और उद्देश्य को कितने मार्किंग आप दे रहे हो। ठीक है। प्रेडिक्टिबिलिटी, ऐसा टेस्ट मटेरियल बनाया जाए गिव ए फोरकास्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ द फ्यूचर अचीवमेंट। ऐसा टेस्ट मटेरियल जो आपके फ्यूचर को डिटरमाइन कर सके कि आप फ्यूचर में ऐसे मार्क्स रखोगे और इतना अच्छा करोगे और इस गेम में आप टॉप करोगे और रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा, तो उसको प्रेडिक्शन बोलते हैं, भविष्यवाणी। तो प्रेडिक्टेबिलिटी हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एज, मतलब इट इज ईजी टू एडमिनिस्टर इन ऑल स्टेज, मतलब ये आपके लाइफ का हर एक लेवल में यूज हो सकता है, तो इसलिए इसका वैलिडिटी भी रह गया, रिलायबिलिटी भी रह गया और हो गया। वैलिडिटी मतलब पर्टिकुलर एक वैल्यू को जज करने के लिए वैलिडिटी रहेगा, अगर वैलिड रिस्पॉन्स दिया तो वैलिडिटी। अगर रिलायबिलिटी है, सेम आंसर बार बार आ रहा है उसी टेस्ट का विदाउट एनी चेंज, तो वो रिलायबल होता है। अदर क्वालिटीज भी हैं बहुत ज़्यादा। देखो, एक गुड टेस्ट डिस्क्रिमिनेशन भी करता है। क्या? भेदभाव करना। किस चीज़ पे? गुड एंड पुअर स्टूडेंट्स, जो अच्छे बच्चे हैं और गधे बच्चे हैं और मतलब डम बच्चे हैं, उनके अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक आकार से देख सकते हो, एंटायर सिलेबस को भी टेस्ट कर सकते हैं। एक गुड टेस्ट मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो पूरे एंटायर जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसे जज कर सके। थर्ड पॉइंट पे आया, एनकरेज रिलेटिव थिंकिंग। रिलेटिव थिंकिंग बोला था शुड टेस्ट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन एंड स्किल। ये आपके ज्ञान को भी देखे, अंडरस्टैंडिंग कितने समझ रहे हो, कितना अप्लाई करे हो, स्किल को। मतलब ये देखो, एक चीज़ कूसा आ गया, कूसा मतलब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पहला डोमेन को ये प्रूव कर रहा है। इंटरेस्टिंग होना भी चाहिए, एनकरेज स्टूडेंट इंटरेस्टिंग। ग्रेडेड होना चाहिए, आपके इंटेलिजेंस के बेसिस पे टेस्ट मटेरियल अलग अलग होंगे। इट इज़ इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक भी होगा, मतलब ज़्यादा शुड बी इकोनॉमिकल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होगा या फिर ज़्यादा पैसा ना लगे, रिसोर्स ना लगे, टाइम भी ना लगे। डायरेक्शंस शुड बी क्लियर एंड ब्रीफ, जितने भी डायरेक्शंस होंगे क्लियर होंगे, ब्रीफ होंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, क्लियरली होगा। स्कोरेबल, स्कोर गिवन होगा, मतलब की टू स्कोरिंग मार्क्स, अवॉइड दैट इज बर्डन को मैंने, एक होता है बर्डन, एक होता है बोर्डन, मतलब बोरिंग ना हो, स्कोरेबल हो, अच्छे से मार्क्स जब गेन करते तो बच्चा बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं, और स्टैंडर्ड पॉइंट पे हो। तो एक टेस्ट मटेरियल मेंटेन करना चाहिए अपना स्टैंडर्ड एक क्लास के लिए। अगर वो मेंटेन नहीं कर रहा है तो वो टीचर मेड टेस्ट है, अगर मेंटेन कर रहा है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। ठीक है, तो इतना ही पोर्शन है आपके लिए आज का, और नेक्स्ट क्लास में और एक क्लास चाहिए, जो बाकी के पोर्शन हैं उसको पढ़ा दूंगी, क्लियर हो जाएगा, देन उसके बाद हम सेपरेट में रहेंगे। सो क्या हम क्लियर हैं?